चलिए बेटे, अगला जो एग्जाम्पल्स है उसे समझिए। भौतिक परिवर्तन का अगला एग्जाम्पल्स है वो है पदार्थों का पिघलना। तो पदार्थों का पिघलना मैं आपको समझा भी चुका हूँ, फिर भी समझिए आप डिटेल से। देखिए, मोम कौमा गंधक, मोम या गंधक दोनों को आदि को एक थाली में तोलकर गर्म करते हैं। एक थाली में रखिए और तोलकर आप गर्म करिए। गर्म करने पे क्या होगा, देखिए पदार्थ ऊष्मा पाकर क्या होगा, पिघल जाएगा। मोम आपका गंधक है, ये हीट जब मिलेगी इसे तो ये क्या होगा, पिघल जाएगा। जैसे ही बेटा ठंडा करने पर ये ठोस का रूप ले लेगा और इसके इफेक्ट से तोलने पर आपको पता चल जाएगा कि इसके भार में कोई भी अंतर नहीं हुआ। जैसा कि 250 ग्राम अगर पहले मोम आपने लिया, 250 ग्राम मोम को एक प्लेट के अंदर या एक कटोरी के अंदर रखा और फिर आपने उसमें हीट दी, ऊष्मा दी। जब वो पिघल गया, पिघलने के बाद जब वो ठंडा हुआ तो ठंडा होने पे उसने ठोस का रूप ले लिया। पहले 250 ग्राम था, जब आपने बाद में तोला तो भी कितना मिला आपको, 250 ग्राम ही मिला। तो सीधे सीधे आपने देखा कि उसके भार में कोई भी अंतर नहीं आया। अतः यह अवस्था कैसी है, अस्थायी परिवर्तन है। जब ये अस्थायी परिवर्तन है, इसका मतलब क्या हुआ, ये भौतिक परिवर्तन का एग्जाम्पल है। चौथा एग्जाम्पल, लोहे का चुंबक बनना। तो लोहे के चुंबक में आपने देखा कि नरम लोहे के टुकड़े को, कोई भी लोहा है और वो कैसा है, नर्म लोहे के टुकड़ों को चुंबक पर रगड़ने से, जैसे ही आप चुंबक पर रगड़ोगे नर्म लोहे के टुकड़े को, तो क्या होगा, वो चुंबक का ही रूप धारण कर लेगा। किसका, चुंबक का रूप धारण कर लेगा। और चुंबक की भांति जिस प्रकार से चुंबक लोहे को अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, उसी प्रकार से चुंबक की भांति अस्थायी रूप से कार्य करने लगता है। कौन, लोहा। क्योंकि चुंबक का तो काम नहीं कर सकता, लेकिन हाँ कुछ समय के लिए चुंबक का काम करता है, क्योंकि अस्थायी है, कुछ समय के लिए करेगा फिर बाद में काम करना बंद कर देगा। लेकिन परंतु लोहे के भार, जैसे आप सोच रहे हो कि लोहे का आपने नर्म टुकड़ा लिया, वो टुकड़ा पहले 100 ग्राम का टुकड़ा था, इसके बाद आपने चुंबक पर रगड़ा और चुंबक पर रगड़ने के साथ वो चुंबक का कार्य करने लगा। फिर आपने उसका वजन तोला, वो पहले 100 ग्राम का था तो अब भी वो 100 ग्राम का रहा। उसके भार में कोई भी अंतर नहीं आया और ना ही उसके बनावट में कोई भी अंतर आया। तो इस प्रकार से ये क्या कहलाया, आपका भौतिक परिवर्तन। तो बेटा भौतिक परिवर्तन हमने पढ़ लिया, भौतिक परिवर्तन की हमने परिभाषा जान ली, भौतिक परिवर्तन के हमने एग्जाम्पल्स को क्लियर कर लिया। अब आगे चलते हैं बेटा और सीखते हैं हम रासायनिक परिवर्तन की परिभाषा और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स। वीडियो को बेटा लाइक करिए। चलिए बेटे समझिए रासायनिक परिवर्तन को। तो आपको बता दें, भौतिक परिवर्तन आपका क्लियर हुआ। अब रासायनिक परिवर्तन जो है वो भौतिक परिवर्तन का जस्ट उल्टा है। भौतिक परिवर्तन का जस्ट उल्टा है, समझिए इसे। रासायनिक परिवर्तन में आप क्या बताओगे भाई, रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसके गुणों में जो परिवर्तन हो जाए वो स्थायी रूप से हो जाए। किस प्रकार से हो जाए, स्थायी रूप से हो जाए। और जो उसके अणु हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें भी क्या आ जाए, उसके गुणों में क्या आ जाए, अंतर आ जाए। समझिए उस परिवर्तन को, यानी रासायनिक परिवर्तन, उस परिवर्तन को या उस पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होकर, समझिए उस परिवर्तन को पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होकर नए पदार्थ का बन जाना। यानी कोई भी पदार्थ है, ठीक है, कोई भी पदार्थ है, अगर उस पदार्थ के गुणों में परिवर्तन हो रहा है, ठीक है, और वो परिवर्तन होकर किस प्रकार से स्थायी पदार्थ बन जाए या नया पदार्थ बना ले। स्थायी परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि वो नया पदार्थ बनाएगा तो किस प्रकार से बनाएगा, उसमें स्थायी परिवर्तन आ जाएगा। अर्थात पदार्थ के अणुओं में के बनावट में भी परिवर्तन आ जाता है, तो वो क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा। सिंपल से शब्दों में समझिए रासायनिक परिवर्तन क्या है। देखिए बेटे, रासायनिक परिवर्तन में आप सीधे सीधे रखोगे कि रासायनिक परिवर्तन उस परिवर्तन को कहते हैं जिसके गुणों में परिवर्तन होने के बाद कोई भी नया पदार्थ बन जाए। और उस वाले में भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता था, लेकिन रासायनिक परिवर्तन में उसके अगर कोई भी पदार्थ है तो उसके गुण के अंदर जब परिवर्तन होगा तो नया पदार्थ ही बनेगा। अब जब नया पदार्थ बनेगा तो उसके गुण भिन्न होंगे और उसके भार में भी अंतर होगा। और परिवर्तन कैसा होगा बेटा, स्थायी परिवर्तन होगा, हमेशा हमेशा के लिए परिवर्तन हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या कहलाएगा, रासायनिक परिवर्तन। समझिए रासायनिक परिवर्तन के कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं मैंने, जैसे लोहे में जंग लगना, पदार्थों का सड़ना, दही और सिरके का बनना। तो समझिए बेटा एक एक एग्जाम्पल को समझते हैं। जैसे अगर मैं सपोज पहले लेता हूँ लोहे में जंग लगना,
ठीक है, क्या लोहे में जंग लगना। अब आप समझो, जैसे अगर मैं आपसे एक बात कहूं कि बेटा आप ऐसा काम करो कि एक लोहे का टुकड़ा ले लो या लोहे के बहुत सारे टुकड़े ले लो, उनको जल में भिगो लो। किसमें? जल यानी पानी में भिगो लो और कुछ समय के लिए नम वायु में खुले स्थान पे छोड़ दो। तो आप देखोगे कि कुछ समय के बाद उस लोहे के सामान पर क्या आ जाएगी? जंग आ जाएगी। तो आप देखोगे जब उसमें जंग आ गई तो जंग आने के बाद उसका जो वेट है, जो वजन है, वो वजन क्या होगा? बढ़ जाएगा। पहले तो वजन कम था लेकिन जंग आने से वजन क्या हो गया? बढ़ गया। और जो परिवर्तन उसमें हुआ वो परिवर्तन कैसा हुआ? स्थायी हुआ, क्योंकि जंग तो जंग लग गई, अब लोहा खराब हो चुका है, परिवर्तन कैसा? स्थायी। और अपने आप ने उसने वजन में देखा, वजन में भी अंतर आ गया। तो बेटा यही किसका एग्जाम्पल है? रासायनिक परिवर्तन का। दूसरा है पदार्थों का सड़ना। ठीक है, पदार्थों के सड़ने में आप क्या लिखोगे? तो कोई भी पेड़ पौधा होता है, सपोज दैट कोई भी पेड़ पौधा है और पेड़ पौधों के बाद कोई भी पशु पक्षी ले लो, ठीक है, कोई भी पशु पक्षी या कोई भी पेड़ पौधे, उससे जो भी प्राप्त जो पदार्थ होता है वो सड़ जाता है। और सड़ने के बाद डिकम्पोजर्स यानी अपघटन करता होते हैं, वो उसका क्या करते हैं? भक्षण करके क्या हो जाता है? वो एक प्रकार से मिट्टी में मिल जाता है, सड़ जाता है। इसके बाद क्या होता है? नवीन पदार्थों का उत्पादन होता है। अब आप समझो, जो पहले का जो मटेरियल था अब उससे नवीन पदार्थ बन गए, क्या वो सेम हो सकता है? सेम तो नहीं हो सकता, उसमें भार में भी कमी हो सकती है और जो परिवर्तन आया वो स्थायी आया। तो इस प्रकार से आपने पदार्थों के सड़ने में भी देख लिया। नेक्स्ट है सिरके और दही और सिरके का बनना। आपने देखा कि भाई दूध से दही बन रहा है, दूध से दही बन रहा है। जब देखो दूध था तो दूध भाई पता नहीं कितने लीटर आपने दूध लिया, 10 लीटर लिया, लेकिन दही बना तो कम या ज़्यादा, तो उसके भार में तो अंतर आना ही आना है। अब आपने देखा कि दूध से दही बन गया तो एक स्थायी परिवर्तन हो गया, क्योंकि दूध से दही बन गया, लेकिन दही से आप दूध नहीं बना सकते। क्या दही से दूध बना सकते हो? नहीं बना सकते। तो ये रासायनिक क्रिया है और इसके गुण क्या हैं? भिन्न हैं। गुण कैसे हैं? भिन्न है। दही के गुण और थे और दूध के गुण और हैं। परिवर्तन कैसा हो गया? आपको पता है, स्थायी हो गया। तो दूसरा क्या है? सिरके का बनना। अगर मैं सिरके की बनने की बात करूं तो देखिए गन्ने का क्या है? जूस है। गन्ने के जूस से बेटा सिरका तैयार किया जाता है, ठीक है। तो गन्ने के जूस के तो परिवर्तन कुछ और थे, जब आप सिरका बन गया तो सिरका बनने के बाद उसके गुण कुछ और हो गए और सिरका बना क्या? स्थायी परिवर्तन हुआ। सिरके से क्या गन्ने का जूस बनाया जा सकता है? नहीं। तो इस प्रकार से आपने देखा, रासायनिक परिवर्तन को समझ लिया और भौतिक परिवर्तन को भी समझ लिया। अब एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूं आपका क्वेश्चन। देखिए भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन में आप कहोगे कि भौतिक परिवर्तन उसे कहते हैं जैसे किसी भी पदार्थ के कोई भी पदार्थ आप बनाओगे तो उस पदार्थ का बनाने से में क्या होगा? उसका जो भार है, भार उसका सेम रहेगा, उसमें जो गुण हैं, गुण कैसे रहेंगे? बिल्कुल सेम रहेंगे, ठीक है। इसके बाद जो परिवर्तन है वो कैसा होगा? अस्थायी होगा। तो इसी क्रिया को हम क्या कहते थे? भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में आपने जस्ट इसके उल्टा समझा। रासायनिक परिवर्तन वह परिवर्तन होता है, ठीक है, जिसमें किसी पदार्थ के बनने से, किसी पदार्थ को आप कोई भी पदार्थ है, कोई भी उत्पाद है, तो उसके में क्या होगा? उसके गुणों में जब परिवर्तन होगा तो एक तो नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा। दूसरा, उसके गुण कैसे होंगे? गुण उसके भिन्न भिन्न होंगे। और जो बनेगा तो किस प्रकार के लिए बनेगा? हमेशा हमेशा के लिए बनेगा, यानी स्थायी परिवर्तन होगा। तो वो परिवर्तन क्या कहलाएगा? आपका रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन के आपने एग्जाम्पल्स पढ़े, लोहे में जंग लगना, पदार्थों का सड़ना, दही और सिरके का बनना। चलिए मैं एक एक करके इनको डिटेल से आपको थ्योरी भी लिखवा देता हूँ। बेटा वीडियो पसंद आती हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। चलिए बेटे समझिए डिटेल से। देखिए जो रासायनिक परिवर्तन का हमारा एग्जाम्पल्स है, पहला एग्जाम्पल्स है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग लगना मैंने जैसा कि आपको समझा चुका हूँ, फिर भी मैं लिख के मैंने आपको दे दिया ताकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो नोट भी करते हैं। तो देखिए आपने लिखा, यदि लोहा जल में भिगोकर कुछ दिनों के लिए नम वायु में छोड़ दिया जाए। अगर आप लोहे को जल के में भिगोते हो और भिगोने के बाद उसे कुछ दिनों के लिए नम वायु में छोड़ दोगे तो क्या होगा? जिसके कारण उसमें क्या लग जाएगी बेटा? कुछ समय बाद जंग लग जाएगी, जिसके कारण भार भी बढ़ जाएगा, उसका जो वजन होता है वो बढ़ जाता है। जंग के गुण लोहे के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं, क्योंकि लोहे तो बिल्कुल लोहा तो आपका नया था, तो लोहे के गुण उस समय कुछ और थे, लेकिन जब जंग लग गई तो लोहे के गुण कुछ और हो गए, तो भिन्न भिन्न हो गए उसके गुण।
तो इस प्रकार से ये क्या है बेटा, रासायनिक परिवर्तन है। दूसरी हेडिंग है आपकी बहुत पदार्थों का सड़ना। तो देखिए आपने देखा कि भाई पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों के सड़ने से, पशु पक्षियों के सड़ने से, एक सेकंड रुकिए, पशु पक्षियों के विभिन्न अंगों के सड़ने से, पशु पक्षियों के विभिन्न अंगों, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एक शब्द और आएगा आपका विभिन्न अंग। क्या आएगा, विभिन्न अंग, विभिन्न अंग। तो आप समझिए, आपने देखा कि पेड़ पौधे हैं एवं पशु पक्षियों के विभिन्न अंग हैं। विभिन्न अंगों के सड़ने से, विभिन्न अंग क्या हो सकते हैं भाई, पक्षी के पर हो सकते हैं, पक्षी के पंख हो सकते हैं, पेड़ पौधे की टहनी हो सकती है, उसकी जो तना है वो हो सकता है, रूट हो सकता है, जड़ हो सकता है। तो पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों के विभिन्न अंगों के सड़ने से क्या होगा, नवीन पदार्थों की रचना होगी, नए पदार्थ का बनेंगे। जब नए पदार्थ बनेंगे तो आप देखोगे कि उसे नवीन पदार्थों के गुण, जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण, और जो पुराने पदार्थ होंगे यानी जो पहले पेड़ पौधे के विभिन्न अंग थे पशु पक्षियों के, वो गुण मौलिक पदार्थों के गुणों से बिल्कुल भिन्न होंगे। बिल्कुल सही बात है भाई, पहले जब पेड़ पौधे एवं पशु पक्षियों के विभिन्न अंग थे, पहले कुछ और गुण थे, लेकिन जब कोई नया पदार्थ बनेगा, नए नवीन पौधे की रचना होगी, तो उसके गुण कुछ और होंगे। अतः पदार्थों का सड़ना भी किस प्रकार की क्रिया है, रासायनिक क्रिया है। तो बेटा अगला इसका उदाहरण हम लेते हैं, दही और सिरके का बनना। चलिए बेटे अगला जो उदाहरण है वो समझिए, रासायनिक परिवर्तन का अगला एग्जाम्पल्स। अगला जो एग्जाम्पल्स है वो है हमारा दही और सिरके का बनना। तो जिस प्रकार से आप देखोगे इसे समझिए, देखो दूध को जमाने से दही बनता है, आपको पता है कि दूध को जमाने से क्या बनता है, दही बनता है। दही के गुण दूध के गुण से भिन्न होते हैं, बिल्कुल सही बात है, दूध के गुण कुछ और है और दही के गुण कुछ और है, इसलिए दूध और दही के गुण कैसे है, भिन्न है। दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता, बिल्कुल सही बात है, दही से क्या वापस दूध बनाया जा सकता है, नहीं बनाया जा सकता। इस प्रकार गन्ने के मीठे रस से सिरका बनता है, हाँ गन्ने का जो जूस होता है, गन्ने के जूस से क्या बनता है बेटा, सिरका बनता है। इस सिरके के गुण गन्ने के गुण से बिल्कुल नहीं मिलते, बिल्कुल सही बात है भाई, गन्ने के जूस का गुण कुछ और होगा, जब सिरका बन जाएगा तो उसका गुण कुछ और होगा। तो इस प्रकार से इसके भार में भी क्या आ जाता है, अंतर आ जाता है, बिल्कुल नहीं मिलते। और भार में भी क्या आ जाता है बेटा, अंतर आ जाता है। भार का मतलब है वजन, पहले वजन कुछ और, जब चेंजेस आ गई, रासायनिक परिवर्तन हुआ तो वजन कुछ और हो जाता है। अतः यह क्या कहलाती है, आपकी रासायनिक परिवर्तन कहलाया। तो आपने देखा भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन को हमने पढ़ लिया, भौतिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स को भी पढ़ा और रासायनिक परिवर्तन के एग्जाम्पल्स को भी जाना। अब एक हेडिंग इसमें और है, रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने की विधियां। तो आगे से ये भी समझ लीजिए, रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने की विधियां। चलिए बेटा समझिए, जो हमारी अब हेडिंग्स है, ये बेटा हेडिंग्स है रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने वाली विधियां। रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने वाली विधियां काफ़ी सारी विधियां हैं, 6-7 विधियां आपके सिलेबस में दे रखी हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको 3 विधियां आपको करा दूंगा, क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, लेकिन हमें सीखना तो है, सीखा हुआ हमेशा काम आता है। तो देखिए कोई भी किसी भी टॉपिक को हम मिस नहीं करेंगे, हर टॉपिक को सीखने की कोशिश करेंगे। एक बात और मैं आपको बता दूं, देखिए मेरे चैनल पे मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता हूँ कि बच्चा सीखे, बच्चा कुछ सीखेगा तभी बेटा आपको कुछ लाभ होगा, वरना आपको रटने से कुछ भी लाभ नहीं होने वाला। तो समझिए, देखिए क्या कह रहा है, जो फर्स्ट आपकी रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने की जो विधियां है, वो फर्स्ट विधियां है परस्पर सहयोग द्वारा। तो परस्पर सहयोग द्वारा में आप क्या लिखोगे, देखो कभी कभी केवल 2 वस्तुओं को, कभी कभी कंडीशन क्या आ जाती है, केवल 2 वस्तुओं को आपस में मिला देने से क्या हो जाता है, आपस में मिला देने से ही रासायनिक क्रिया हो जाती है। सपोज दैट अगर मैं बात करूं अमोनिया को गैस की, अमोनिया गैस को अगर हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ आप मिलाते हो तो बेटा ये भी एक रासायनिक क्रिया है, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, अमोनियम क्लोराइड, यानी जो उत्पाद बनेगा अमोनियम क्लोराइड। समझिए एग्जाम्पल, देखिए बेटा अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बन जाता है, सफेद धुआं बन जाता है। एक सेकेंड चेक करता हूं, सफेद धुआं लिखा है या सफेद अपक्षेप लिखा है, चेक, एक सेकेंड रुकिए।
चलिए बेटे सफेद धुआं आप बोल सकते हो। तो आपने देखा परस्पर सहयोग द्वारा, सहयोग का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग के द्वारा, यानी कभी कभी दो पदार्थ, केवल दो वस्तुओं को आपस में मिलाओगे, दो वस्तुओं को आपस में मिलाने से ही क्या हो जाती है, रासायनिक क्रिया हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में अमोनिया गैस को हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाने पर अमोनियम क्लोराइड का सफेद धुआं बन जाता है। समझिए, देखो बेटा ये दे रखा है आपका अमोनिया गैस, क्या दे रखा है बेटे, अमोनिया गैस। अब आप जानते हो जो अमोनिया होती है, अमोनिया को किस प्रकार से लिखा जाता है, NH3, अणु सूत्र क्या होता है, NH3। अमोनिया के साथ क्या बेटा, अमोनिया को किसके साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। हाइड्रोजन का क्लोराइड का सूत्र होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ मिलाओगे तो क्या आपको मिलेगा, देखिए अमोनियम क्लोराइड मिलेगा। क्या मिलेगा, अमोनियम क्लोराइड। यानी सीधे सीधे क्या मिलेगा आपका, एरो लगाइए, अमोनियम क्लोराइड का मतलब है NH4। अब आपका बचा क्या, बचा आपका, बचा क्या, NH4 ले लिया, यहां से क्या बचा, Cl। तो ये क्या हो गया, अमोनियम क्लोराइड। ये क्या बना, देखिए लिख देता हूं बेटा, ये आपका है अमोनिया, ये क्या है आपका अमोनिया, और ये है आपका हाइड्रोजन क्लोराइड। क्या है ये, हाइड्रोजन क्लोराइड। अमोनिया प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, अमोनिया का जब हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ हमने रिएक्शन कराई तो जो हमें उत्पाद मिला वो उत्पाद बेटा क्या मिला, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड। अब आप ये चेक कर लीजिए रिएक्शन आपकी बैलेंस है या नहीं। बैलेंस कैसे करते हैं समझिए, देखिए बैलेंस करने का तरीका। देखिए आपने देखा जो भाई यहाँ N क्या है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना है, 1 है, नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन कितना है, 1 है। अब आपने देखा कि भाई हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और एक हाइड्रोजन ये है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे भी आपने देखा हाइड्रोजन कितने हैं आपके, 4। क्लोरीन Cl कितना है, 1, Cl कहाँ है, कितना है, 1, तो यहाँ भी कितना है, 1। इस प्रकार से रिएक्शन आपकी बैलेंस है। ठीक है बेटे, अब चलिए चलते हैं आगे की ओर। अब पढ़ते हैं बेटा दूसरी विधि। तो बेटा अगली हेडिंग समझिए, अगली विधि समझिए। देखिए रासायनिक क्रिया को प्रेरित करने की विधियां आप पढ़ रहे हो, तो रासायनिक क्रिया को प्रेरित किस प्रकार से किया जाता है, विद्युत धारा, विद्युत द्वारा भी किया जाता है। तो विद्युत द्वारा किस प्रकार से किया जाएगा समझिए। कुछ वस्तुओं में यदि विद्युत प्रभावित की जाए, कुछ वस्तुओं के अंदर आप अगर विद्युत प्रभावित करते हो तो रासायनिक क्रिया होती है। आप समझ गए विद्युत द्वारा कि कुछ वस्तुओं के अंदर अगर आप विद्युत प्रभावित करोगे तो भी क्या होगी, रासायनिक क्रिया होगी। एग्जाम्पल समझिए, अम्लीय जल में कैसा जल है, अम्लीय, एसिड। अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर, चलिए मैं यहाँ पे पहले समझा देता हूँ अम्लीय जल होता क्या है। देखिए आपने पीएच पैमाना पढ़ रखा है, पीएच पैमाना होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, ये पीएच पैमाना होता है। क्या होता है, पीएच पैमाना। पीएच पैमाना 1 से 14 तक काम करता है। अगर किसी का पीएच मान, कोई भी चीज है, चाहे ब्लड है, चाहे आपका रक्त है, इसके बाद ब्लड, रक्त को क्या बोलते हैं, ब्लड, चाहे जल है, चाहे नमक है, कोई भी चीज है XYZ, उसका पीएच निकाला जाता है। अगर देखिए पीएच 1 से लेके 6 तक, यानी 7 से कम, उसका पीएच अगर 7 से कम है तो वो किस माध्यम में बेटा, अब वो सब अम्ल होते हैं, यानी अम्लीय माध्यम में। अगर किसी भी वस्तु का, किसी भी पदार्थ का पीएच कितना है, पूरा 7 है, तो 7 होने पे बेटा क्या कंडीशन होगी, उदासीन। वो क्या कैसे होगा, उदासीन होगा। अब जिसका पीएच मान 7 से ज्यादा यानी 8 से 14 तक होगा, वो किस कंडीशन में होगा बेटा, क्षारीय कंडीशन में होगा। ठीक है, तो अम्लीय यानी जिसका पीएच मान 7 से कम होगा तो वो अम्लीय होगा। तो ये बात कर रहे हैं कि अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। अब आप समझिए अम्लीय जल, तो जल का सूत्र आपको पता है कि क्या होता है, H2O इक्वल टू
अम्लीय जल में धारा विद्युत धारा जैसे प्रभावित करोगे आप तो क्या होगा, क्या बनेगा, इसमें आप प्लस में विद्युत धारा प्रभावित कर दो, विद्युत धारा, तो आपका क्या बन जाएगा, या सीधे सीधे आप लिख सकते हो इस प्रकार से, कुछ भी मत करो, विद्युत धारा खाली प्रभावित करो और दिखा दो आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यह हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन आपका बैलेंस करना है तो आप हाइड्रोजन से पहले 2 लगा लीजिए, तो H2 हो गया और 2H हो गया, ऑक्सीजन तो ऑक्सीजन बना क्या भाई, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये देखिए आपका बन गया हाइड्रोजन और दूसरा आपका बन गया ऑक्सीजन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कुछ वस्तुओं में यदि विद्युत प्रभावित की जाएगी तो रासायनिक क्रिया होगी, अम्लीय जल में विद्युत धारा प्रभावित करने पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर गैस प्राप्त होती है। अब देखिए अगली विधि, एक विधि और पढ़ते हैं बेटे, चलते हैं आगे की ओर। चलिए बेटे आगे समझिए। देखिए अगली जो विधि है हमारी वो है किण्वन द्वारा। तो किण्वन द्वारा इसमें आप क्या लिखोगे, देखिए गन्ने के रस से सिरका बनना, गन्ने के रस से सिरका बनना, गन्ने का रस जो गन्ने के रस से सिरका जो बनता है वो किण्वन के माध्यम से, कौमा दूध से दही का बनना, कौमा अंगूर के रस से शराब बनना। क्या है, अंगूर के रस से यानी अंगूर के जूस से क्या बनता है, फ्लावर, शराब बनती है। क्या, कौन सी शराब, विस्की, रम बनना आदि कुछ रासायनिक क्रियाएं किण्वन के द्वारा होती हैं। तो बेटा इस प्रकार से देखिए हमने भौतिक एवं रासायनिक जो परिवर्तन था, दूसरा चैप्टर था, वो आपका चैप्टर कंप्लीट कर लिया। बस इस वीडियो में इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, इस चैप्टर के अंदर इतना ही था जितना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। 2 चैप्टर कंप्लीट हो गए। अगली वीडियो बनेगी चैप्टर नंबर 3 पर, चैप्टर नंबर 3 की। वीडियो आपको कैसी लगी, क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं, वीडियो के अंतर्गत जो भी आपने पढ़ा, जो भी आपने समझा, आपकी समझ में आया या नहीं, प्लीज़ नीचे कमेंट करिए। आपके कमेंट का आंसर दिया जाएगा, जवाब मिलेगा। तो बस बेटा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।